छोटे बेटे अमित और उसकी नई नवेली दुल्हन प्रज्ञा की अचानक हुई लव मैरिज के बाद आज उनके गृह प्रवेश का समय है। अरे ओ राशि, मर गई क्या कहीं? जाकर देख जरा पिछला दरवाजा बंद है कि नहीं। पूरे घर में हवा घुसी चली आ रही है, मिट्टी उड़ उड़ कर गद्दों पर जम रही है। और तो और तेरे भाई का फोन भी नहीं लग रहा है, जरा दोबारा फोन लगाकर देख तो सही। अरे यार मम्मी, मैं तो कब से आरती की थाली हाथ में लेकर खड़ी हूँ। भैया भाभी की गाड़ी बारिश और तूफान में रास्ते में फंस गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप हर बात पर मुझ पर ही क्यों चढ़ाई करने लगती हो? भैया भाभी के लेट होने का गुस्सा मेरे ऊपर उतारने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ भाई, शुभ काम हो रहा है, क्यों बात बात पर चिल्ला रही हो? घर में नई बहू कदम रखने वाली है, जरा चेहरे पर थोड़ी मिठास लाओ। तुम तो चुप ही रहो जी। बड़ा बेटा 4 महीने से विदेश गया हुआ है, उसका कोई अता पता नहीं है। छोटे वाले ने अपनी मर्जी से दूसरे शहर में जाकर झटपट शादी रचा ली और मैं यहाँ खड़े होकर ढोल नगाड़े बजाऊं। ऊपर से ये महारानी मायरा कोने में भूतनी की तरह मुंह लटका कर खड़ी है। माँ जी, मैं तो बस देवर देवरानी जी की आरती के लिए दिया जला रही थी। बाहर से तेज हवा आ रही है, इसीलिए दिया बार बार बुझ जाता है। रहने दे तू तो छूना भी मत इस आरती की थाली को। जब से इस घर में आई है ना, घर का पूरा सुख चैन ही निकल गई है। बेचारा मेरा बड़ा बेटा विदेश चला गया और तू ना तो इस घर को कोई औलाद दे पाई, ना घर संभाल पाई। ऊपर से जब से मेरा अविनाश विदेश गया है, तू तो ये सूती सिंपल साड़ी पहनकर बिना किसी चूड़ी श्रृंगार के ऐसे घूमती जैसे विधवा हो गई हो। पति के जिंदा होते हुए भी कैसी कलमुही की तरह मातम मना रही है। सही कह रही हो मम्मी, बड़ी भाभी तो कभी ढंग से सजती सवरती ही नहीं है। जब देखो तब मनहूसियत फैलाकर घूमती रहती हैं। राशि, माँ जी, मैं तो बस हमेशा यही भगवान से मनाती हूँ कि अविनाश जी एक बार सही सलामत वापस लौट आए, बस कोई चमत्कार हो जाए। अच्छा, तू तो ऐसे कह रही जैसे मेरा लड़का अब कभी वापस ही नहीं आएगा। मेरा बेटा विदेश गया है, समझ में आया तुझे? जब भी मुंह खोलती है मनहूसियत ही बोलती है। अरे मान भी जाओ रोहिणी, अब शांत भी हो जाओ। छोटी बहू के आने का समय हो गया है और तुम पता नहीं क्या क्या अपशगुन बोले जा रही हो। अपशगुन? मैं अपशगुन बोल रही हूँ? ये ढोंगिन अपशगुन फैला रही है। दिन रात अपने कमरे में ताला लगा कर बैठी रहती है, ना जाने दिन रात किस किस से क्या क्या पार्सल मंगवाती रहती है और कौन कौन से गुच्छा रखती है। और किसी को उनके कमरे में जाने की इजाजत क्यों नहीं है? पता नहीं कौन सा खजाना छुपा कर रखा है। जब से भैया गए हैं तब से कमरा खोलती ही नहीं है। अमित, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कमरे में बस पुरानी किताबें और मेरा सामान रखा हुआ है। धूल मिट्टी से बचाने के लिए ताला लगा देती हूँ। अच्छा जेठानी जी, धूल मिट्टी से बचाने के लिए? लेकिन माँ जी, मुझे भी कल रात में कुछ बहुत अजीब खटका था। जब मैं पानी पीने के लिए उठी थी तो 2:15 या 2:30 बजे के करीब घड़ी का पेंडुलम बज रहा था। मैंने तो हमेशा 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे या 12 बजे घड़ी बजते सुना है, पर ये 2:15 या 2:30 बजे पेंडुलम बजने का क्या लॉजिक है? सब लोग नाश्ता छोड़कर प्रज्ञा की तरफ देखने लगते हैं। रात के 2:15 बजे मुझे पिछले दरवाजे की तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें आई, लेकिन जब मैं उन आवाजों के पीछे गई तो वहाँ पर कोई था ही नहीं। फिर मैंने बस इतना देखा कि जेठानी जी अपने कमरे का गेट बंद करी है और उन्होंने अंदर से तुरंत ताला मार दिया। प्रज्ञा की बात सुनकर मायरा के हाथ से पराठों की प्लेट छूटते छूटते बचती है। तभी रोहिणी गुस्से में अपने हाथ का कप टेबल पर पटक देती है। क्या कहा प्रज्ञा? कल रात को ये फिर नीचे आई थी? ताला? भाभी, आप रात के 2:15 बजे उठकर बाहर क्या कर रही थी? और जब से भैया गए हैं तब से आपके नाम पर ये रात के अंधेरे में पार्सल कौन भिजवा रहा है? कुरियर वाला दिन में क्यों नहीं आता और हमें पता क्यों नहीं चलता? प्रज्ञा, अमित, तुम गलत समझ रहे हो। वो बस घर का रद्दी और फालतू सामान था। अरे वाह भाभी, रद्दी का डिब्बा आधी रात को 2 बजे मंगवाया जाता है क्या? और उस पर कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है। हमें बेवकूफ समझना बंद कर दो। बस बहुत हुआ। सुनते हैं आप बेद जी, आपकी लाडली बड़ी बहू घर के अंदर पता नहीं कौन कौन से गुल खिला रही है। मुझे तो लगता है कमरे में कोई बहुत बड़ा पाप कर्म कर रही है। बेटा मायरा, अगर कोई बात है तो साफ साफ बता दो। घर के माहौल को यूं संशय में मत डालो। अविनाश का भी कोई फोन नहीं आ रहा है, हम सब वैसे ही परेशान हैं। बाबूजी, मैं आपको भी कुछ नहीं बता सकती, बस भरोसा रखिए। मैं इस घर का कोई बुरा नहीं चाह रही हूँ। भरोसा? कैसा भरोसा भाभी? आज शाम तक अगर आपने अपने कमरे का ताला खोलकर हमें वो पार्सल नहीं दिखाया ना, तो मैं जबरदस्ती आपके कमरे का ताला तोड़ दूंगा। आप चाहे जो कर लीजिए, मैं अपने कमरे का ताला नहीं खोलूंगी। मायरा तेजी से अपने कमरे में जाकर ताला लगा देती है। लेकिन दोपहर को जब कचरे वाला आया तो अमित काली पॉलीथीन में बहुत सारा कचरा फेंकने गया था, जिसे देखकर कचरे वाला भड़क गया। अरे भैया जी, अब से आपके यहाँ का कचरा उठाने के ज्यादा पैसे लगेंगे। पता नहीं क्या चक्कर है आपके घर का। हफ्ते में रोज इतने बड़े बड़े काले थैले निकल रहे हैं। इतना कचरा तो पूरे मोहल्ले में 2-4 घरों का मिलाकर भी नहीं निकलता। तो कौन होता है रे पैसे कम ज्यादा करने वाला? हमारे घर में कचरा निकलता है तो हम क्या करें? हमें खुद नहीं पता कि इतना कचरा कहाँ से आ रहा है। तभी बालकनी के कोने में खड़े बिन बैग को देखकर प्रज्ञा का माथा ठनक जाता है। अरे
सुबह तक तो इस डिब्बे में बहुत थोड़ा सा कचरा था, अब अचानक दोपहर में ये इतना ठूस ठूस कर कैसे भर गया? प्रज्ञा हाथों में ग्लव्स पहनती है और कचरे के बड़े थैले को टटोलती है। हे भगवान, ये क्या है? इतनी सारी रुई और खून से सनी हुई पट्टियां। ये किसका खून है? और ये कांच की बोतल कैसी है? प्रज्ञा कांच की शीशी को उठाकर ध्यान से देखती है। शीशी पर लाल लेबल लगा था जिस पर लिखा है फॉर्मलिन केमिकल प्रिजर्वेटिव। छी, ये तो बड़ी भयानक कड़वी बदबू है जो कल रात 2:15 बजे जेठानी जी के कमरे के नीचे से आ रही थी। फॉर्मेलिन? ये केमिकल तो अस्पतालों और फॉरेंसिक लैब में शवों और कटे हुए इंसानी अंगों को सड़ने से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जेठानी जी के कमरे के कचरे में क्या कर रहा है? तभी पीछे से अचानक पैरों की आहट होती है। प्रज्ञा घबराकर मुड़ती है। वहां रोहिणी और अमित खड़े हैं। प्रज्ञा, तू इस गंदे कचरे के पास हाथ में दस्ताने पहनकर क्या कर रही है? माँ जी, अमित, ये देखिए, ये जेठानी जी के कमरे से निकला कचरा है। इसमें खून से सनी पट्टियां, फॉर्मेलिन केमिकल की ये खाली शीशी मिली है। क्या? फॉर्मेलिन? ये तो लाशों को सड़ाने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माँ, आप समझ रही हैं इसका क्या मतलब है? हे राम, फॉर्मेलिन लाशों को प्रिजर्व करने वाला केमिकल। ये भगवान, मेरी आशंका सच साबित हो रही है। ये जरूर कोई ना कोई जादू टोना करती है। कहीं ये बली वाली तो नहीं देती कमरे में? राम राम राम। माँ, 4 महीने से भैया का कोई फोन नहीं आया और ये भाभी हर हफ्ते रात के 2:15 बजे गुप्त पार्सल मंगवाती हैं। कहीं उस पार्सल में ये कोई गलत चीज तो नहीं मंगा रही, या जादू टोना का सामान, ताकि लोगों की बलि के नाम पर कत्ल करके लाश को प्रिजर्व कर रही हैं ताकि हवेली में बदबू ना आए। अमित, ये आप क्या कर रहे हैं? शरीर के टुकड़े। क्या कोई औरत इतनी खौफनाक हो सकती है? हो सकती है प्रज्ञा। ये कुल्टा कोई टोना टोटका या बलि देने जैसा खौफनाक काम कर रही है। इसने जरूर कोई गड़बड़ घोटाला किया है। बस बहुत हुआ, अब मैं और सब्र नहीं रखूंगा। आज रात जैसे ही 2:15 बजेंगे और वो पार्सल आएगा, मैं सीधा पुलिस को बुलाऊंगा और पुलिस के सामने इस कुल्टा के कमरे का ताला तोड़कर उससे पार्सल का खौफनाक राज खोलूंगा। दोपहर में हुए ड्रामे के बाद जब रात को खाना खाने के बाद जेठानी मायरा हमेशा की तरह सबके कमरों में गर्म दूध के गिलास देने गई, लेकिन प्रज्ञा दूध नहीं पीती थी, इसलिए उसने अपना गिलास मेज पर ही छोड़ दिया। अरे राम, आज इतनी थकावट क्यों लग रही है? आंखें अपने आप बंद हुई जा रही हैं। लगता है मौसम खराब होने की वजह से शरीर टूट रहा है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही है। प्रज्ञा, तुम लाइट बंद करो और सो जाओ। ये क्या बात हुई? अभी रात के 10 ही तो बजे हैं, फिर अचानक सबको इतनी गहरी नींद कैसे आने लगी? सासू माँ भी बेसुध होकर सो गई, राशि भी सो गई। हर रात इस घर के सारे लोग एक साथ इतने बेसुध क्यों हो जाते हैं? तभी प्रज्ञा को खिड़की के बाहर पिछले बगीचे से सूखी पत्तियों और मिट्टी के सरसराने की आवाज सुनाई देती है। प्रज्ञा पर्दे के पीछे से झांक कर देखती है। हे माता रानी, इतनी रात को गार्डन में कौन है? काले कपड़ों में, हाथ में खुरपी लिए। वो तो जेठानी जी नंगे पांव इस भयंकर अंधेरे में मिट्टी क्यों खोद रही है? प्रज्ञा दबे पांव सीढ़ियों से उतरकर गार्डन की तरफ बढ़ती है। झाड़ियों के पीछे छुपकर वो मायरा को देखती है। मायरा जमीन पर बैठकर खुरपी से तेजी से मिट्टी खोद रही है और रो रही है। मुझे माफ कर देना जी, मैं आपके सबूतों को यूं मिट्टी में दबा कर नहीं रख सकती, लेकिन अगर ये किसी के हाथ लगे तो वो पापी बच निकलेगा। बस एक पार्सल और, फिर मैं आपको इंसाफ दिला कर रहूंगी। सबूत? मिट्टी में दबाना? ये किसका नाम ले रही है जेठानी जी? क्या सासू माँ का शक सच है? क्या भाभी सच में कुछ गड़बड़ कर रही हैं? कोई तंत्र मंत्र या कि चक्कर बक्कर? आज तो मैंने रंगे हाथों पकड़ कर रहूंगी। प्रज्ञा जैसे झाड़ियों से बाहर निकलकर मायरा की तरफ एक कदम बढ़ाती है, तभी तेज हवा का झोंका आता है और सूखी पत्तियां उड़ने लगती हैं। प्रज्ञा अपनी आंखें मूंद लेती है और जैसे ही आंखें खोलती है, मायरा वहां से गायब हो चुकी है। गड्ढा खाली पड़ा है और खुरपी वहीं पड़ी है। अरे जेठानी जी कहाँ गई? अभी तो यहीं बैठकर मिट्टी खोद रही थी, पलक झपकते ही कहाँ गायब हो गई? हे भगवान, ये कोई इंसान है या भूत प्रेत? प्रज्ञा डर के मारे थर थर कांपते हुए तेजी से अपने कमरे की तरफ भाग जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। प्रज्ञा की जाती घनी झोपड़ियों के पीछे से मायरा दबे पांव बाहर निकलती है। थैंक गॉड, प्रज्ञा ने मुझे देखा नहीं। सही समय पर मैं झाड़ियों के पीछे छुप गई, वरना आज ही सारा खेल बिगड़ जाता। मुझे और संभल कर काम करना होगा। पिछली रात गार्डन में हुए किस्से के बाद अगली सुबह जब मायरा नहाने के लिए बाथरूम गई तो राशि हवेली के पुराने बंद पड़े स्टोर रूम की तरफ गई, जहां से एक तीखी बदबू बाहर आ रही थी। मम्मी, ओ मम्मी, जरा इधर आओ तो सही। इस पुराने स्टोर रूम में देखो कैसी भयानक सड़न और अस्पताल जैसी दवाई की बदबू आ रही है। क्या हुआ राशि? क्या चिल्ला रही है? हे राम, ये तो वही सड़ी हुई कड़वी दवाई की बदबू है जो उस दिन बड़ी बहू के कमरे से आ रही थी। तभी मायरा गीले बालों में साड़ी का पल्लू संभालते हुए वहां पहुंचती है और दोनों को देखकर चौंक जाती है।
आ गई तू कल मोही। बोल इस स्टोर रूम के पुराने लोहे के ट्रंक में क्या छुपा रखा है तूने? जो पार्सल 2 दिन पहले आया था उसे तूने इसी ट्रंक में ठूसा था ना? माँ जी छोड़िए मेरा हाथ। इस ट्रंक में बस बाबूजी के पुराने रद्दी कागजात और बक्से रखे हैं। आप बेफजूल मुझ पर शक कर रही हैं। झूठ मत बोले भाभी। अगर इसमें रद्दी कागजात हैं तो ये लाल रंग के कटे हुए टेप और पार्सल के गत्ते यहाँ क्या कर रहे हैं? देखा अपने वेद जी, ये उल्टा पूरे घर में अपने पार्सल का सामान छुपा रही है। ये रोज रात को इसका कौन सा आशिक है जो पार्सल देकर जाता है और ये हमसे छुपाती है? माँ जी ईश्वर के लिए मुझ पर इतना भयंकर इल्जाम मत लगाइए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रहने दो माँ, इन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। देखना जब भी भैया आएंगे इनका कुलच्चपना अपने आप बाहर आएगा। तुम चलो यहाँ से। सुबह के ड्रामे के बाद अगली रात जब हवेली में फिर से गहरा सन्नाटा छाया, अब प्रज्ञा मायरा पर नजर रखे हुए थी। अभी रात फिर से उसने देखा कि मायरा चुपके से हवेली के पीछे के बने पुराने सड़ चुके तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। ये इस पुराने बंद तहखाने में क्यों जा रही है? यहाँ तो सालों से कोई नहीं आया। इस अंधेरे कमरे ने आपके आखिरी पलों का सच देखा। उसको लगता है कि वो जीत गया, पर वो नहीं जानता कि मैं उसका फंदा तैयार कर रही हूँ। फंदा? आखिरी पल? हे भगवान, जेठानी जी किससे बात कर रही है? तहखाने की दीवारों पर ये काले रंग से क्या बना रही है? कहीं ये कोई काला निकाल की है जो अस्तबल के पीछे मिला है और उस पर लगे फिंगरप्रिंट्स आपके हैं अमित? अमित राय, अपने ही बड़े भाई के मर्डर और जायदाद हड़पने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हाँ किया मैंने मर्डर। वो सौतेला था माँ, पिताजी ने सारी जायदाद उसके नाम कर दी थी। मैं अपने हक के लिए ऐसा कैसे न करता। नीच कपूत, तू मेरा ही खून है या कोई जल्लाद? जायदाद के लालच में तूने अपने ही भाई की जान ले ली। मैं तो अंधी हो गई थी जो अपने ही बेटे के कातिल को सीने से लगाकर घूम रही थी। अरे धिक्कार है तुझ पर अमित। तूने सिर्फ अविनाश का कत्ल नहीं किया, तूने इस बाप का भरोसा और हमारे पूरे परिवार की इज्जत की भी हत्या कर दी। अरे तो इंसान नहीं, दरिंदा है, दरिंदा। भैया आप ऐसा कैसे कर सकते? आप इतने नीच निकलेंगे? हम सब भाभी को शक की निगाह से देख रहे थे और असली कातिल तो मेरे अपने ही घर में छिपा बैठा था। लालची और मक्कार इंसान, अपनी हवस के लिए तुमने अपने ही बड़े भाई को जिंदा गाड़ दिया और हफ्तों से मासूम जेठानी जी पर इल्जाम मढ़ रहे थे। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अविनाश जी तुमसे जान से ज्यादा प्यार करते थे अमित। वो तो सारी जायदाद तुम्हारे ही नाम करने वाले थे, लेकिन तुमने एक पल में सब कुछ तबाह कर दिया। रोहिणी और वेद प्रकाश जी अमित को थप्पड़ मारते हैं। पुलिस अमित को घसीटते हुए ले जाती है। अगली सुबह 7 बजे सूरज की किरणें हवेली में फैल रही हैं। मायरा बहू मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे मनूज का, बांझ का और अपने ही बेटे के कातिल को सीने से लगाकर घूमती रही। नहीं माँ जी ऐसा मत कहिए, परिस्थितियां ही ऐसी थी। मुझे दुख है कि मैं अविनाश जी को बचा नहीं पाई। तूने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने पति को न्याय दिलाया है मायरा। और प्रज्ञा बेटा, अगर तू इस घर में आकर राधा की ढाल न बनती तो शायद ये सच कभी बाहर नहीं आता। बाबूजी, एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। जुल्म, खौफ और धोखे के काले बादल हवेली से हमेशा के लिए छट चुके थे। समय का पहिया घूमा और 6 महीनों बाद वही हवेली खुशियों से चमक रही थी। रोहिणी और वेद प्रकाश जी ने अपने बहुओं को सिर्फ बहू नहीं बल्कि अपनी बेटियां मानकर उनका कन्यादान करने का फैसला किया था। मंडप में 2 सुंदर वेदियां बनी थी जहां मायरा और प्रज्ञा दुल्हन के लाल जोड़े में सजी बैठी थी। सामने सुयोगी और अच्छे घराने से आए 2 दूल्हे अपनी अपनी वेदियों पर बैठे हुए थे। मेरी प्यारी बच्ची मायरा, एक वक्त था जब मैंने तुझे इसी घर में मनहूस का ना जाने कितने कड़वे ताने दिए, पर तूने मेरी हर कड़वाहट को पी कर भी इस घर के मान और सच की रक्षा की। आज जब तू इस घर से बेटी बनकर विदा हो रही है तो मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मुझे माफ कर देना बेटा। माँ जी, अतीत की कड़वाहट को तो हवा बहा ले गई। आपने और बाबूजी ने हमें जो बेटी का दर्जा और सम्मान दिया है उसने मेरे हर पुराने जख्म को भर दिया है। आप रोइए मत माँ जी, आज तो हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। मायरा और प्रज्ञा, तुम दोनों सिर्फ इस घर की बहुएं बनकर आई थी, पर आज तुम इस हवेली की वो ढाल और नींव साबित हुई हो जिसने हमें टूटने से बचा लिया। आज एक बाप के तौर पर मैं गर्व से तुम दोनों का कन्यादान कर रहा हूँ। भगवान करे तुम्हारा आने वाला जीवन खुशियों से और अपार प्यार से भर जाए। भाभी, अब मुझे ताने मारने के लिए कोई नहीं मिलेगा, पर आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों को एक सच्चा और प्यार करने वाला जीवन साथी मिल रहा है। हमारे घर की रौनक तो आप ही थी जेठानी जी, या यूं कहूँ कि मेरी बड़ी बहन मायरा अगर उस तूफानी रात को मैंने आपकी ढाल बनने का फैसला ना लिया होता तो शायद आज मैं सच और इस खूबसूरत परिवार को कभी ना समझ पाती। प्रज्ञा, तू मेरी सिर्फ देवरानी नहीं, मेरी ढाल थी। लेकिन दोस्तों, क्या सच में एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है?
और अगर आज मेरी देवरानी मेरे साथ ना होती तो क्या मैं ये जंग जीत सकती थी? कमेंट में बताइएगा।